नमस्कार बच्चों, बीए पार्ट द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हमने एकांकी किसे कहते हैं तथा एकांकी के विकास के बारे में पढ़ा। आज से हम अपना जो एकांकी संग्रह पुस्तक है उससे हम प्रारंभ करते हैं और इसके पहले एकांकी को ही आज हम पढ़ेंगे। उसकी मूल संवेदना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला जो आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित एकांकी है उसका शीर्षक है नया पुराना, जो कि उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखा हुआ है। अश्क जी के कई एकांकी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें देवताओं की छाया में, पक्का गाना, चरवाहे, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ आदि एकांकी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके एकांकियों की जो विषय वस्तु है वो सामाजिक और पारिवारिक है। इस समाज में जो व्याप्त रूढ़िवादिता है, आडंबर प्रियता है, उसके ऊपर प्रहार है। मानसिक भावों का, व्यक्ति के जो मानसिक भाव हैं उनका भी सूक्ष्म विश्लेषण हमको इनके एकांकियों में देखने को मिलता है। यहाँ पर जो नया पुराना एकांकी है, इस नए पुराने एकांकी में आदर्श और यथार्थ इसके बीच में बताया गया है और इस बात को अंत तक स्वीकार करने में बड़ी कठिनाई सी अनुभव होती है कि जो नई सोच है और नई सोच यथार्थवादी है और यथार्थवादी सोच एकदम कहना चाहिए कि अर्थ से प्रेरित है। रुपया, पैसा, धन, स्वार्थ लोलुपता, इनसे प्रेरित है नई सोच। और उस नई सोच के आगे हमें पुरानी सोच को प्रतिष्ठित करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। यही इस नया पुराना एकांकी की मूल संवेदना है। नए पुरानी एकांकी की जो कथा वस्तु है, उस कथा वस्तु में एक आदर्शवादी पात्र देवचंद की कल्पना की गई है, जो कि कुछ आदर्शों को लेकर के एक स्कूल चलाता है। स्कूल में वह एक सामान्य शिक्षक है, ईमानदार है, और उसी विद्यालय में पढ़ने वाली एक छात्रा है लिली। उसकी माँ कुछ गहने, लगभग 60,000 रुपये के गहने उसके पास में केवल इसलिए रख देती है क्योंकि लिली का पिता शराबी है, और शराबी होने के कारण उससे लिली की माँ को यह डर है कि वह शराबी पति किसी न किसी तरह से इन गहनों को ले जाएगा और कहीं इधर उधर कर देगा, बेच देगा। लेकिन वह यह चाहती है कि यह गहने अध्यापक के पास, अध्यापक यानी कि देवचंद के पास में सुरक्षित रहें, और जब वह अपनी पुत्री लिली का विवाह करे तो उस समय वह इन गहनों के माध्यम से अच्छा उपयुक्त वर भी तलाश कर ले तथा उसका विवाह भी अच्छे से कर दे। इस विश्वास के साथ में वह देवचंद के पास में 60,000 रुपये के गहने रख देती है। देवचंद भी अमानत समझ करके रखता है। एक समय की बात है कि देवचंद का जो मित्र है रविदत्त, जो कि वैद्य होता है, वह अपनी पत्नी के लिए देवचंद से गहने मांग लेता है, और गहनों में से जो रानी हार है उसे मांग लेता है। देवचंद कहता है कि यह लिली की माँ की अमानत है और मैं उससे पूछे बिना यह रानी हार तुमको नहीं दे सकता हूँ। इस बात को भी रविदत्त बड़े हल्के में लेता है कि जब गहने तुम्हारे पास हैं, ठीक है, उसकी अमानत है, उससे पूछने की क्या आवश्यकता है। लेकिन देवचंद क्योंकि आदर्शवादी है और वह लिली की माँ से पूछता है कि मैं गहने में से रानी हार उसे दे दूँ क्या। लिली की माँ सहर्ष अपनी स्वीकृति दे देती है, क्योंकि लिली की माँ को देवचंद पर पूरा विश्वास है। इसी बीच देवचंद की पत्नी भी उन दोनों के संबंधों को लेकर, कौन दोनों के, देवचंद और लिली की माँ के संबंधों को लेकर के अपने पति से कहती है। यद्यपि वह अपने पति पर शक नहीं करती है, लेकिन फिर भी वह कहती है कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुम सही हो, लेकिन उसका क्या भरोसा लिली की माँ का कि वह तुम्हें किन नज़रों से देखती है, क्योंकि 60,000 रुपये के गहने
कोई यूं ही नहीं रख देता। यानी आज के समय में ये बातें कोरी कल्पना लगती हैं, जो कि वास्तव में यदि किसी में नैतिक, किसी में के जीवन में यदि मूल्य है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज के समय में ये चीज़ें बहुत ही आदर्शवादी लगती हैं और इस बात को कोई आसानी से हजम नहीं कर पाता है। तो उसकी जो पत्नी है, देवचंद की पत्नी, वह भी उनके संबंधों को लेकर के शक करती है। वह रविदत्त को हार दे देता है, लेकिन जब वो वापस मांगने लगता है रविदत्त से हार, कि अब वह हार मुझे दे दो, तो रविदत्त कहता है कि इस तरह से ये जो हार है ये उसकी अमानत है, ठीक है मैं दे तो दूंगा, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम ये हार उसको वापस करने का सोच क्यों रहे हो। कहता है कि सोच क्यों रहा हूँ, इसीलिए कि भाई वह उसकी अमानत है, मैं तो उसकी अमानत लेकर के बैठा हूँ, उसकी सुरक्षा कर रहा हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो कहता है कि नहीं, ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है कि उसने रानी हार और जो गहने हैं 60,000 रुपये के गहने इसके पास में अमानत के रूप में विश्वास करके रखे, यह तो मूर्खता है, और उसे तुम वापस लौटा रहे हो, यह उससे भी बड़ी मूर्खता है। इस तरह से कह करके वह उसके विश्वास को डिगाना चाहता है, लेकिन देवचंद क्योंकि ईमानदार है, उसका विश्वास नहीं डिगता है और वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुम मेरी सहायता करो और किसी न किसी तरह से रविदत्त से उस हार को वापस ले आओ। दीपचंद की पत्नी हार को वापस ले आती है, किसी तरह से उसकी पत्नी से मिल करके हार को वापस लेती है, अलमारी में रखवाती है और स्वयं उसकी पत्नी को, रविदत्त की पत्नी को लेकर के बाहर चली जाती है। पीछे से दीपचंद अपने ही घर में अपने ही अलमारी का ताला तोड़ करके और उस रानी हार को निकाल लेता है, और रानी हार को निकाल करके वह फौरन लिली की माँ को बुलाता है और लिली की माँ को बुला करके और उसको वह हार वापस दे देता है। वापस क्यों देता है, वह कहती है कि यह हार मुझे वापस क्यों दे रहे हो, जबकि तुमको अच्छी तरह पता है कि यह हार मैंने क्यों रखा है। यदि यह हार मेरे घर गया तो इसका जो पिता है, लिली का पिता, वह हार ले लेगा और उसे लेकर के कहीं बेच देगा। ये हार मैंने अपनी पुत्री की शादी के लिए, पुत्री के विवाह के लिए रखा है, तुम इसे वापस क्यों दे रहे हो। वह वापस लेना नहीं चाहती, लेकिन देवचंद इस बात से आहत है कि रविदत्त ने उसे ऐसी सलाह दी, उसे यह सोचने पर विवश कर दिया, और यह सोच आना ही अपने आप में गलत बात है। उसके मन में यह सोच आई भी कैसे कि इन गहनों को हजम किया जाए, और इस तरह से रविदत्त को न तो वो मना कर सका गहना लेने के लिए, उसे वापस लेने में भी बड़ी उसे कठिनाई का सामना करना पड़ा। लेकिन अब की बार जब गहना उसके पास में, देवचंद के पास में वापस आ गया, तो उसने यह ठान लिया कि इन गहनों को वह वापस देगा ही, और वह उन गहनों को वापस देने लगता है। उसकी माँ कहती है कि ये क्यों दे रहे हो। देवचंद पहले तो कहता है कि देखो कहीं चोरी हो गई तो। यहाँ पर जब वो कहता है कि चोरी हो गई, तो लिली की माँ कहती है कि चोरी हो गई तो चोरी तो मेरे घर में भी हो सकती है। यदि आपके घर में चोरी हो गई तो मैं यही मानूंगी कि मेरे घर में चोरी हो गई। तो यह बात सुन करके देवचंद कहता है, वह झूठ बोलता है, और झूठ बोल करके वह कहता है कि मुझे बाहर के चोर का भय नहीं है, मुझे मेरे अंदर के चोर का डर सता रहा है, कि अर्थात यदि कहीं मेरा विश्वास डगमगा गया तो। लिली की माँ बिल्कुल भी समझती नहीं है इस बात को कि यह क्या कह रहे हैं कि मन के चोर का डर है। लेकिन देवचंद कहता है कि नहीं, मुझे अपने आप से ही भय है। आज तक तो मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास था, लेकिन जो रविदत्त की बातें हैं, रवि की बातों ने मेरे विश्वास को डिगा दिया है। तुम्हारे आभूषण क्या पता कभी मैं दबा जाऊं, यह मैंने कभी नहीं सोचा था, किंतु इस क्षण के बाद मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे मेरे मन का भरोसा नहीं है। और फिर वह रानी हार उठा करके और डिब्बा का आभूषणों का उठा करके लिली की माँ की झोली में रख देता है। इतना होने के बाद अब इस एकांकी में प्रारंभ में जो पात्र बताए हैं, उन पात्रों में कई पात्र हैं, और उन पात्रों में एक जो प्रमुख, एक जो नायक है, वह तो दीपचंद है ही, उसकी पत्नी प्रतिमा है, रविदत्त उसका मित्र है, भाभी है, कमल है। लेकिन एक जो
चुपचाप बैठे रहने वाला व्यक्ति जो कि ये देख रहा है कि ये नाटक चल सकता है या नहीं, उस अचल बैठे रहने वाले व्यक्ति का भी बहुत रोल है। और जब यह नाटक वह देखता है तो वह कहता है कि बंद करो, क्या इसी की प्रशंसा के तुम पुल बांध रहे थे, यानी इस एकांकी की प्रशंसा के तुम पुल बांध रहे थे। मैं अब तक बड़ी कठिनाई से अपने आप को रोके बैठा रहा, पर अब यह बकवास बंद करो। सस्ती भावुकता, पुरानी गली सड़ी थीम और दकियानूसी ट्रीटमेंट, इसमें यथार्थता कहाँ है? आज का युग यथार्थता का युग है और आज इसी के दृष्टिकोण से जीवन को देखा जाता है। क्यों गजेंद्र, क्या इसी की प्रशंसा तुम करते थे? लेकिन गजेंद्र कहता है कि नहीं, यह 16 आने वास्तविक है। ये जो घटना है ये 16 आने वास्तविक है। ये जो पात्र है यह भी सही है। एक स्त्री है जिसने कि 60,000 के आभूषण किसी के पास में विश्वास करके रख दिए। तो अचल बैठा रहने वाला व्यक्ति कहता है कि तुम इसे यथार्थता कहते हो? कौन आज के ज़माने में 60,000 की चीज़ वापस कर देगा? गजेंद्र कहता है कि लेकिन मनीराम ही वह आदमी है, यानी एक व्यक्ति है जिसके पास की गहने रखे हैं। मनीराम मूर्ख है और आज का यथार्थवादी ऐसे मूर्खों का चरित्र चित्रण नहीं करता। वह अपवादों को छोड़कर आम आदमियों की बात करता है। वह आदर्श के पीछे नहीं भागता, यथार्थ के पीछे दौड़ता है। वह सौंदर्य को नहीं, विभत्स को चित्रित करता है। वह यथार्थवादी है, घोर यथार्थवादी। यह नाटक नहीं चलेगा, कोई और चुनो और देखो, इस बार मसौदा मुझे दिखा लेना। यानी वो कहता है कि इस तरह का जो नाटक है जिसमें कि आदर्शवादी बात कही गई है, यह नाटक बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि इस तरह की बातें आज के समाज में हमको देखने को नहीं मिलती हैं। और जो चीज़ आज के समाज में हमको देखने को नहीं मिलती है, उस तरह का एकांकी बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है। इस तरह के एकांकी की अपेक्षा कोई दूसरा एकांकी रखो। लेकिन गजेंद्र कहता है कि लेकिन मैं कहता हूँ कि यह एकदम यथार्थ है, 16 आना सच है। लिली की माँ की ओर देखता हुआ वह कहता है कि तुम तो जानती हो मनीराम की बात। यानी वो कहता है कि यह वास्तविक है, लेकिन उसके बाद भी जो अचल बैठा रहने वाला व्यक्ति है, अचल बैठा रहने वाला व्यक्ति के माध्यम से यहाँ पर लेखक एक सामान्य व्यक्ति की बात करता है कि सामान्य व्यक्ति क्या सोचता है। इस तरह की आदर्शवादी बात जब उसके सामने आती है तो वह उस बात को स्वीकार नहीं कर पाता है, और उस बात को सुन करके उसे ऐसा लगता है कि यह तो हवाई कल्पना है। ऐसा आज के समाज में नहीं होता है। यानी अब हमारे जो नए मूल्य हैं, हमारी जो स्वार्थपरता है, लोलुपता है, भ्रष्टाचार है, ये सब इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आज यदि कोई ईमानदार व्यक्ति हो भी तो पहली बात तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और दूसरी बात यदि उस पर विश्वास कर भी लें तो ऐसे पात्र मिलना बहुत मुश्किल है। उसकी ईमानदारी को भी शक की निगाह से देखा जाता है। तो इस तरह से आज जो नए और पुराने मूल्य हैं, यहाँ पर नया और पुराना जो कहा गया है, नया पुराना, नए और पुराने मूल्यों के बारे में है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुराने मूल्य जो हैं उनकी बलि दी जा रही है और नए मूल्य को स्वीकार करने का संदेश दिया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। यहाँ पर लेखक कहता है कि अचल बैठे रहने वाला जो व्यक्ति है, जो ये कहता है कि नहीं, कोई और एकांकी बनाओ जिसे कि लोग पसंद करें। आजकल लोग किसे पसंद करते हैं? जो नए मूल्यों पर आधारित होता है। लेकिन यहाँ पर लेखक बहुत बड़ा प्रश्न छोड़ते हैं कि क्या पुराने मूल्यों की बलि दे करके नए मूल्यों की स्थापना क्या कोई मायने रखती है? क्या यही साहित्य का विषय होना चाहिए? इसी मूल संवेदना के साथ में यह एकांकी समाप्त होता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।